ये स्टूडेंट अपने पिछले वीडियो के अंदर आवेश के बारे में बताया था कि पुरातन समय में आवेश का जैसे धनावेश है उसे विक्ट्रियस और ऋणावेश को रेडिनस बोला जाता था। आवेश के मात्रकों की चर्चा की, स्थिर विद्युत और धारा विद्युत के बारे में बताया। इस वीडियो के अंदर अपने किसी वस्तु को किस प्रकार आवेशित कर सकते हैं या उसके आवेशन की विधियों पर चर्चा करेंगे। किसी वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां हैं: घर्षण द्वारा, चालन या भौतिक संपर्क द्वारा और विद्युत प्रेरण द्वारा। प्रथम 2 विधियों में 2 या 3 जो भी अपनी वस्तुएं लेते हैं उनको परस्पर संपर्क करवाना आवश्यक होता है, दोनों का फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है। लेकिन तृतीय विधि के अंदर दोनों वस्तुओं या 2 या 3 जो भी अपनी वस्तुएं लेते हैं उनका आपस में कोई संपर्क नहीं होता, उनके बीच में गैप होता है। जैसे एक उदाहरण लें, अपने कागज के टुकड़ों के पास एक आवेशित स्केल को लेके जाते हैं तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वहां उनका कोई भौतिक संपर्क नहीं होता। इस विधि के अंदर संपर्क जरूरी नहीं, इनमें संपर्क जरूरी होता है। अब कोई वस्तु है वो आवेशित हो रही है, तो वो जो आवेशित हो रही है उसका आवेशन है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन। वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण से, दृढ़ता से बंधे हुए हैं, उन्हें अपने बाहर नहीं निकाल सकते, वो उसके चारों ओर कक्षीय गति कर रहे हैं, वे तो बद्ध इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन है जो अपने कक्षीय गति के साथ उसके अंदर यादृच्छिक गति कर सकते हैं परमाणु के अंदर, और इन्हें अपनी ऊर्जा देके परमाणु से मुक्त कर सकते हैं, तो वे अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे आधुनिक सिद्धांत में केंद्रीय भाग नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे। इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो निकालने की प्रक्रिया है उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोलते हैं, और ये 4 प्रकार से होता है। जैसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, दूसरा तापायनिक उत्सर्जन, तीसरा क्षेत्र उत्सर्जन और चौथा द्वितीयक उत्सर्जन। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के 4 तरीके हैं। इनका अपने विस्तार पूर्वक वर्णन अपने अध्याय 13 के अंदर आता है, वहां इनका अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण वस्तु आवेशित हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के 4 तरीके हैं। वस्तु कभी भी प्रोटॉन के कारण आवेशित नहीं होती, प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं हो सकता। कारण नाभिक है, तो नाभिक के जो कण है अपने उन्हें न्यूक्लियॉन बोलते हैं, और इन कणों के बीच में जो बल लगता है उस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। और यह बल प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। यह प्रकृति का प्रबल बल है, तो इस प्रबल बल के कारण नाभिक से अपने प्रोटॉनों का उत्सर्जन नहीं करवा सकते, या कह सकते हैं प्रोटॉन नहीं निकल सकते। तो वस्तु का आवेशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, त्यागेगी। जैसे अपने उदाहरण में लेंगे, अपने पास ए और बी 2 वस्तुएं हैं। ए के अंदर 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन है, तो ये उदासीन हो गया, क्योंकि जितना धनावेश है उतना इसके अंदर ऋणावेश है। इधर अपने मान लेते हैं कि 30 प्रोटॉन और 30 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी उदासीन है। अब इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। मान लेते हैं बी से ए पर 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, तो बी में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इसमें 28 इलेक्ट्रॉन यानी इनका आवेश माइनस, और 30 प्रोटॉन है, इस पे प्लस 2 आवेश आ जाएगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इस पे 22 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन है। प्रोटॉनों का आवेश प्लस, इलेक्ट्रॉनों का अपने माइनस है, इस पे -2, यानी इस पे -2 आ जाएगा, इस पे +2 आ जाएगा।
तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण वस्तु आवेशित होती है, और इसके लिए अपने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देंगे वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा से ज्यादा होनी चाहिए, बराबर। जैसे अपने दी गई ऊर्जा E है, तो ये इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा EB, अपने जो ऊर्जा परमाणु को दे रहे हैं, पदार्थ को दे रहे हैं, वस्तु को दे रहे हैं, वो इस बंधन ऊर्जा से या तो अधिक हो या बराबर हो, तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो पहली चीज तो अपने तीनों विधियों के अंतर्गत, जैसे इसमें घर्षण के द्वारा, इसमें मेन मुख्यतः ये जरूरी है जो दी गई ऊर्जा है वो बंधन ऊर्जा के बराबर या ज्यादा हो। अब अपने जैसे घर्षण विधि की बात करें, जब अपने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे A और B है, इस पे 20 इलेक्ट्रॉन लिए और 20 प्रोटॉन, कुल आवेश शून्य उदासीन हो गया। इस पे अपने 23 इलेक्ट्रॉन और 23 प्रोटॉन ले रहे हैं, तो इसका भी कुल आवेश शून्य, ये उदासीन है। जब दो वस्तुओं को अपने रगड़ते हैं तो रगड़ने के प्रोसेस में या प्रक्रिया के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा अगर इन वस्तुओं के कार्यफलन के बराबर होगी, कार्यफलन की अगर अपने बात करते हैं तो ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित होते हैं, उसे अपने कार्यफलन बोलते हैं। तो अपने कह सकते हैं कि ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे ग्रहण कर इलेक्ट्रॉन सतह से उत्सर्जित होते हैं उसे कार्यफलन कहते हैं। अब इनमें से जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, कारण अपने उनको घर्षण करवा रहे हैं, घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। वो ऊर्जा अगर कार्यफलन जिसका जल्दी प्राप्त हो, जैसे अपने मान लेते हैं कि A का कार्यफलन जो अपने पास है वो B से ज्यादा है और इन दोनों में घर्षण करवा रहे हैं, तो B का कार्यफलन कम है तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और A ग्रहण कर लेगा। मान लिया कि जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन B से A पे चला गया, तो A में 21 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन हो गए, ऋणावेश धनावेश से ज्यादा हो गया। इस स्थिति के अंदर इसके ऊपर -1 आवेश आ, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो 29 इलेक्ट्रॉन और 30 प्रोटॉन, इस पे धनावेश ऋणावेश से अधिक है तो इस पे अपने +1 आवेश आते। तो जिस वस्तु का कार्यफलन कम है वो धनावेशित होगी, और जिसका कार्यफलन अधिक है वो ऋणावेशित होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की घात -31 किलोग्राम है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुना 10 की घात -27 किलोग्राम। अब धनावेशित वस्तु से, जैसे धनावेशित हुई ऋणावेशित हुई, धनावेशित से इलेक्ट्रॉन ऋणा इधर आए हैं, अपने B से A की ओर आए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। तो जो वस्तु धनावेशित होती है उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, कारण इलेक्ट्रॉन निकले हैं उससे, और जो वस्तु ऋणावेशित हुई है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो उसका द्रव्यमान अधिक हो जाएगा। पर ये कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कारण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, 9.1 गुना 10 की घात -31 किलोग्राम है। फिर भी कम कार्यफलन वाली वस्तु धनावेशित होती है, उसका द्रव्यमान कम होता है, और अधिक कार्यफलन वाली जो वस्तु है वो ऋणावेशित होती है और उसका द्रव्यमान अपने अधिक होता है। तो यह अपने घर्षण के द्वारा आवेशन है। इस पे अपने जैसे उदाहरण लेंगे, अपने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, जैसे कांच
और रेशम का पेड़ ले ले, इन दोनों को आपस में घर्षण करवा रहे हैं। कांच की छड़ धनावेशित हो रही है, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो रहा है। तो इसका मतलब कांच का कार्यक्रम कम था, इसका द्रव्यमान कम हो गया, धनावेशित हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। रेशम के कपड़े का कार्यक्रम अधिक था, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। या ऋणावेशित, तो इसका द्रव्यमान अपने अधिक हो गया। इसी प्रकार के अगर अपने उदाहरण लेते हैं तो अपने बिल्ली की खाल है, उससे एल्बोनाइट की छड़ को अपने रगड़ें तो बिल्ली के खाल पे धनावेश आता है, एल्बोनाइट की छड़ पे ऋणावेश आता है। तो यह घर्षण के द्वारा आवेशन होता है। पर मूल चीज है अपने याद रखने योग्य कि जो आवेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होगा। अब एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अपने बालों में कंघी करते हैं, तो कंघी जब बालों के अंदर अपने लेके जाते हैं सूखे बालों के अंदर, तो उनमें घर्षण होता है। अगर वो कंघी प्लास्टिक की है और अपने प्लास्टिक की कंघी का उपयोग करते हैं, मान लेते हैं कि बालों के अंदर उसके इतने हिस्से का ही घर्षण हुआ, तो घर्षण होने से यहाँ पे आवेश आ जाएगा, हल्की चीजों को लेके जाएंगे, इसको आकर्षित करेगा। अब यही कंघी अगर तांबे की या धातु की है, उसको अपने बालों में यूज करें, घर्षण से उस पर आवेश नहीं आ पाएगा, कारण तांबा चालक होगा, अपने उसको हाथ से पकड़ा हुआ है, तो वो जो आवेश यहाँ घर्षण से उत्पन्न हुआ वो यहाँ से बहता हुआ अपने हाथ से होता हुआ शरीर के द्वारा पृथ्वी में चला जाएगा। तो आवेशित वस्तु से आवेश पृथ्वी की ओर जा रहा है, अपनी बॉडी चालक है, चालक से होता हुआ पृथ्वी में चला गया। तो आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया है, इसे भू संपर्कन या अर्थिंग कहते हैं। तो अपने जब परिभाषा लिखते हैं तो अपने ये लिखते हैं, आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहते हैं। और इसका जो सिंबल है वो ये, यहाँ ये सिंबल बनाया है। अगर अपने प्लास्टिक की कंघी का या रबड़ है, इस तरह की कंघियों का उपयोग करते हैं, तो उस पर तो आवेश आ जाएगा, वो कुचालक या आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा, उनमें स्थिर विद्युत की होती है, तो आवेश अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। लेकिन अगर अपने धातु की कंघी या धातु की छड़ का उपयोग करते हैं, उसको घर्षण करवाते हैं, तो उस पर जो आवेश है अपने हाथों से, अपने शरीर से होता हुआ पृथ्वी पर चला जाता है, उस दौरान उस पर कोई आवेश नहीं आएगा। ये बताया था कि जैसे आवेश का बहाव या उसकी प्रकृति है, या आवेश स्थिर अवस्था में, गति अवस्था में उसका अध्ययन करते हैं, तो इसे अपनी विद्युत्की बोलते हैं। आवेशों के अध्ययन की शाखा को विद्युत्की कहते हैं। और विद्युत्की के अपने दो प्रकार बताए। अगर आवेश स्थिर है, इसका अध्ययन करने की शाखा को अपने स्थिर विद्युत्की बोलते हैं। और अगर आवेश गतिशील है तो इसका अध्ययन करने की शाखा को अपने धारा विद्युत्की बोलते हैं। तो जो घर्षण है वो स्थिर विद्युत्की का आधार है। अगर कहीं अपने कोई प्रश्न दे दें स्थिर विद्युत्की का आधार क्या है, अपने कहेंगे कि घर्षण विद्युत स्थिर विद्युत्की का आधार है। कारण है कि धारा विद्युत्की में तो आवेश गतिशील है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, यादृच्छिक गति कर रहे हैं, तो वहां तो ये घर्षण विद्युत आधार नहीं बन सकता। लेकिन स्थिर विद्युत्की के लिए आवेश स्थिर होना चाहिए। जैसे अपने पेन को रगड़ रहे प्लास्टिक का, इतने हिस्से पे इसके आवेश आएगा, तो वो किस कारण आया? घर्षण विद्युत के कारण आया। तो इसलिए कहीं भी अगर अपने भी प्रश्न दें कि स्थिर विद्युत्की का आधार क्या है, तो अपने कहेंगे कि जो घर्षण विद्युत है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी है, यह स्थिर विद्युत्की का आधार है। अब अपनी द्वितीय विधि चालन विधि, चालन विधि के अंतर्गत अपने ये लेते हैं कि जैसे अपने दो वस्तुएं ए और बी है, एक पर 20 माइक्रोकुलाम आवेश है और एक पे -10 माइक्रोकुलाम, दोनों अपने आवेशित हैं। इन दोनों को या तो आपस में संपर्क कर दें,
इसको इसके पास ले, इसको इसके पास लेगी, या इनको किसी तार के द्वारा जोड़, या तो ये तरीका है, या आपने ये कह दें कि जैसे ए और बी का आपस में भौतिक संपर्क करवा दिया। अब प्रक्रिया से पूर्व देखा तो इनका कुल आवेश 20 और -10 है, तो जो कुल आवेश है वो 20 -10 10 माइक्रोकूलम संपर्क करवाने से पहले। अब इनको संपर्क करवा दिया, इस दौरान क्या होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर आवेश का प्रवाह होगा। जिस वस्तु का विभव ज्यादा होगा, जैसे अपने ए और बी है, अगर ए का विभव बी से ज्यादा है तो आवेश का प्रवाह ए से बी की ओर होगा। बी का विभव ए से ज्यादा है तो आवेश का प्रवाह बी से ए की ओर होगा, और अगर दोनों का विभव बराबर है तो आवेश का प्रवाह फिर नहीं होता। ये धनावेशित उच्च विभव, ऋणावेशित निम्न विभव अपने, इससे आवेश का प्रवाह इधर हुआ और ये तब तक होगा जब तक दोनों का आवेश बराबर ना आ जाए। तो कुल आवेश अपने पास 10 माइक्रोकूलम है। जब इनको अपने संपर्क करवाया, आवेश का प्रवाह हुआ, ये प्रक्रिया तब तक होगी जब तक दोनों पर 5-5 माइक्रोकूलम आवेश ना। तो टोटल 10 था, 20 -10, दो वस्तुएं हैं तो 10/2, तो प्रत्येक पे कितना आवेश आ जाएगा, अपने 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा। तो जब इनको अपने अलग अलग करेंगे तो ए और बी प्रत्येक पर 5 माइक्रोकूलम आवेश हो। अब यहां तो अपने दोनों वस्तुएं आवेशित ले ली। अब अगर ये उदासीन है, कोई आवेश नहीं है, तब भी ये आंसर आएगा। सेम आंसर का प्रक्रिया ये रहेगी, दोनों का संपर्क करवाया, टोटल आवेश 20 + 0, अपने पास दो वस्तुएं हैं, 2 से भाग दे दिया तो अपने पास 10 माइक्रोकूलम। और जब इनको संपर्क करवा के अलग अलग करेंगे तो प्रत्येक पे जो आवेश है वो 10 माइक्रोकूलम हो। इसी प्रकार अपने 3 वस्तुएं ले लें, ए, बी और सी, इन तीनों को एक साथ संपर्क में लेंगे। एक पे 15, एक पे 5 और एक पे 10 है। 15 माइक्रोकूलम आवेश, 5 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम। तो कुल जो आवेश है 15 + 5 + 10 बटे में 3 वस्तुएं ले रही हैं, तो ये टोटल आवेश हो गया 30/3, तो 10 माइक्रोकूलम। जब इनको अलग अलग करेंगे तो प्रत्येक पे 10-10 माइक्रोकूलम आवेश आ जाए। अब एक तरीका इसमें और, जैसे कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होता है, ये ए वस्तु, ये बी वस्तु अपने, इस पे 8 माइक्रोकूलम आवेश है और इस पे 6 माइक्रोकूलम आवेश है, और ये तीसरी वस्तु सी, इस पे 0 आवेश, कह रहे हैं कि उदासीन या अनावेशित है ये। इसको मैं पहले बी के संपर्क में लाऊंगा, तो बी के संपर्क में लाऊंगा तो QB + QC/2, दो वस्तुएं थी, इसको अपने Q1 ले लेते, तो इनका कुल आवेश 6 + 0/2 3 माइक्रोकूलम है। यानी इनको भौतिक संपर्क करवा दिया, फिर अलग कर दिया, तो सी पे 3 माइक्रोकूलम, बी पे भी कितना आ गया, 3 माइक्रोकूलम, आधा आधा हो गया। आवेश संरक्षण रहेगा, जोड़ने से पहले 6 था, जोड़ने के बाद भी कितना अपने 6 होता है। आवेश का गुण होता है आवेश संरक्षण, प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश बराबर होता है। तो पहले 6 था और अब भी 6 अपने पास। सी को पहले बी के संपर्क में लाए, अलग कर लिया, अब इसको ए से जोड़ दे, तो सी पे जो आवेश है वो Q1 है। अब इनके अगर आवेश की बात करें तो QA + Q1 दो वस्तुएं हैं, 2 से भाग दे दिया, Q2 ले लिया, तो 8 + 3/2 11/2 5.5 माइक्रोकूलम। तो जब इनको अलग करेंगे तो ए पे 5.5 और इस पे भी 5.5 है। तो दो आवेशित वस्तुओं को या एक आवेशित और एक उदासीन वस्तु को जो संपर्क में लाते हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान उनमें जो आवेश है वो समान रूप से विभाजित हो जाएगा।
घर्षण विधि और चालन विधि के अंदर, दोनों विधियों के अंदर वस्तुओं के आवेश में कमी या वृद्धि होती है। प्रारंभ में अगर अपने बात करें सी पे तो कोई आवेश था ही नहीं, अब 5.5 आ गया तो बढ़ गया इसका। इस पे 8 था, कम हो गया। इस पे 6 था, इसमें भी कम हो गया। तो घर्षण विधि और चालन विधि के अंदर वस्तुओं का जो मूल आवेश पहले था, प्रक्रिया से पूर्व था, वह प्रक्रिया के बाद उतना नहीं रहेगा। इस दौरान क्या होगा, उनके आवेश में या तो कमी होगी या वृद्धि होगी। अब अगर अपने ये इस विधि की बात कर रहे हैं तो सारे आवेश का स्थानांतरण नहीं हुआ, न तो इसने इसको अपना सारा आवेश दिया, न इसने इसको सारा आवेश दिया। इन दोनों में आवेश पहले समान रूप से वितरित हो गया और अपने अब ये चाहते हैं कि इसका सारा आवेश इस पे चला जाए। अगर अपने ये चाहें कि एक वस्तु का समस्त आवेश दूसरी वस्तु पे चला जाए तो इसका तरीका ये है कि जैसे अपने मान लिया ए वस्तु पे 5.5 माइक्रोकूलम आवेश और मैं चाहता हूं कि सारा आवेश बी पे चला जाए और जिस पे 3 है। तरीका ये होगा कि बी को अपने खोखली वस्तु मान ली, ये खोखली है, इस पे 3 माइक्रोकूलम आवेश था, ए पे 5.5 था। जब एक चालक वस्तु के अंदर अपने दूसरे जैसे वस्तु रख दे और इनका भौतिक संपर्क करवा दे, एक आवेशित वस्तु को खोखली आवेशित वस्तु के अंदर रख के भौतिक संपर्क करवा दिया तो अंदर वाली वस्तु का विभव बाहर वाली वस्तु से ज्यादा हो जाएगा। इस दौरान क्या होगा कि जो अंदर वाली वस्तु से जो आवेश है वो बाहर की ओर शिफ्ट होगा और ये तब तक होगा जब तक अंदर आवेश 0 ना हो। कारण ये चालक लिया और चालक के अंदर आवेश का मान 0 हो। तो एक आवेशित वस्तु को चालक खोखली वस्तु के अंदर रखकर भौतिक संपर्क करवाने पर अंदर वाली वस्तु का समस्त आवेश बाहर वाली पे चला जाएगा। अंदर तो आवेश कितना हो गया, ए पे 0, बाहर पहले 3 था, 5.5 और आ गया तो ये टोटल 8.5 माइक्रोकूलम। तो चालन के द्वारा वैसे तो ये देखा जाए आवेश सारा नहीं भेज सकते, लेकिन एक वस्तु को दूसरी वस्तु के अंदर रख के अंदर वाली वस्तु का समस्त आवेश बाहर भेज सकते हैं। तो यह एक तरीका है जिसके अंतर्गत अपने अंदर वाली वस्तु का आवेश शून्य कर सकते हैं। तो यह अपने द्वितीय विधि थी चालन द्वारा या भौतिक संपर्क द्वारा आवेशन। अब अपने विद्युत प्रेरण विधि का वर्णन करेंगे। जैसे अपने एक ये वस्तु और इस पे प्लस आवेश है और ये दूसरी उदासीन वस्तु है। एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास रख दिया, अब इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है और अपने बोला था कि वस्तु इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेशित होती है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो अपनी जगह पे रहेंगे। जैसे यहाँ वाला प्रोटॉन यही रहेगा, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इधर आ सकता है, कारण प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो जब अपने एक आवेशित वस्तु के पास उदासीन वस्तु रखते हैं तो इस आवेशित वस्तु के जो इधर वाला सामने वाला पृष्ठ है इस पे विपरीत आवेश आएगा। जैसे अगर ये प्लस है तो यहाँ अपने माइनस आवेश आ जाएगा और इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इधर अपने प्लस आवेश आएगा। यहाँ वाले इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से ज्यादा हो गए तो यहाँ ऋणावेश आ गया, इस और अपने क्या आ गया, धनावेश आ गया। इस आवेश को अपने प्रेरित आवेश बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, के अपने प्राविद्युतांक है, क्यू डैश यहाँ का आवेश है, क्यू अपनी ये था। ये जो आवेश है प्रेरित आवेश वो मुख्य आवेश के विपरीत चिन्ह का होगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है तो ये अपनी प्लस होगा। हवा के लिए प्राविद्युतांक का मान 1 होता है, मतलब वैसे 1.006 अपने 1 लें इसको लगभग, तो क्यू डैश माइनस क्यू 1/1 तो ये अपने 0 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो हवा के अंदर प्रेरित आवेश का मान 0 आता है। अगर अपने धातु की बात करें तो धातु के लिए के का मान अनंत होता है।
तो क्यू डैश माइनस क्यू वन माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। क्यू डैश बराबर माइनस क्यू एक माइनस 0, तो क्यू डैश का मान माइनस क्यू है। तो धातुओं के अंदर जो प्रेरित आवेश है वो मुख्य आवेश के बराबर होता है, और हवा के अंदर प्रेरित आवेश का मान 0 होता है। और यह ऐसी विधि है जिसके अंदर वस्तु को आवेशित करने के लिए संपर्क करवाना आवश्यक नहीं होता। और दूसरा, इसके अंदर दोनों वस्तुओं के आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका आवेश प्रक्रिया से पहले जितना था, जैसे यहाँ जितना आवेश था अभी उतना ही है, यहाँ जितना अभी उतना ही है। अब अगर अपने को ये कह दे अपने को किसी वस्तु को धनावेशित करना है या उसको ऋणावेशित करना है, इसी के अंदर अपने क्या करें, जैसे इसको अपने धनावेशित करना चाहते हैं तो अपने इस पृष्ठ को भू संपर्कित कर देंगे। इधर का जो आवेश है वो इस तार के द्वारा होते हुए पृथ्वी में चला जाएगा, तो यहाँ का आवेश 0 हो जाएगा। अब अपने इस वस्तु को हटा देते हैं। इस वस्तु को हटाएंगे तो इन समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये आवेश अपनी स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करने के लिए एक दूसरे से दूर की ओर शिफ्ट होंगे। अगर ये वस्तु चालक है तो ये आवेश इसकी सतह पे वितरित हो जाएगा और इसके अंदर आवेश का मान 0 रहेगा। और अगर ये वस्तु कुचालक है तो ये आवेश इसके अंतर रहेगा। तो इस प्रकार अपने प्रेरण के द्वारा किसी वस्तु को धनावेशित या ऋणावेशित करते थे। अगर अपने इस हिस्से को भू संपर्कित कर देते तो सारे पे ऋणावेश उपस्थित हो जाता। इस ऋणावेशित को कर दिया तो अपने धनावेशित आ। अब इतने देर के अंदर अपने कई जगह गौर किया कि अपने आवेश को माइक्रो कुलाम लिख रहे थे, कुलाम नहीं लिख रहे थे। अपने माइक्रो कुलाम, मिली कुलाम, नैनो कुलाम ये लिखा जाता है। जैसे अगर मिली लिखते हैं तो 10 की घात -3 लिखा जाता है। जैसे मैं लिख देता हूँ 2.5 मिली कुलाम, तो 2.5 गुना 10 की घात -3 कुलाम। अगर मैं ये लिख दूं 2.5 माइक्रो कुलाम, तो 2.5 गुना 10 की घात -6। 2.5 नैनो कुलाम, तो 10 की घात -9। न्यूमेरिकल लें या तो उनके अंदर आपको आवेश का मात्रक इस प्रकार मिलेगा, यहाँ घातें आपको माइनस में मिलेगी। कारण ये होता है कि अगर अपने एक गुलाम आवेश लेते हैं, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अपने लें तो एक क्वांटीकरण सिद्धांत होता है Q बराबर Ne। इससे n का मान Q बटे E। Q अपने एक गुलाम ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की घात -19 गुलाम, प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की घात -19 गुलाम। ये ऋणावेशित होता है, ये अपने धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर अपने मान लिखते हैं तो 1.6 गुना 10 की घात -19 आ। अगर इसे अपने हल करते हैं तो ये 6.25 गुना 10 की घात 18 गुलाम, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या में आएगा। अब एक गुलाम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। अब अपने एक उदाहरण लेके, जैसे एक ए वस्तु और एक बी है, और ए वस्तु बी को इलेक्ट्रॉन दे रही है और 1 सेकंड के अंदर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन ए से बी पे जा रहे हैं। और अपने को ए से बी पर एक गुलाम आवेश का स्थानांतरण करना है, और एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन अपने पास कितने 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन है। इस दर से कितने इलेक्ट्रॉन ए से बी पर भेजने हैं, तो लगभग 196 वर्ष लगेंगे, या कह सकते हैं 200 साल लगेंगे। तो एक गुलाम आवेश को 10 की घात 9 प्रति सेकंड की दर से दूसरी वस्तु पर भेजने में लगभग 200 वर्ष लगते हैं। अगर अपने यहाँ 10 की घात 10 कर दें तो ये फिर भी 20 वर्ष के आसपास आएगा। इसलिए गुलाम बहुत बड़ा मात्रक है। न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न जो भी अपने करते हैं उनमें समस्याओं के अंदर जो मात्रक है वो मिली गुलाम, माइक्रो गुलाम या नैनो गुलाम लिए जाते हैं। न्यूमेरिकल करते समय अगर प्रोटॉन दें तो
आवेश का मान ये होगा 1.6 गुना 10 की घात -19। इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 गुना 10 की घात -19 ही होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान 9.1 गुना 10 की घात -31 किलोग्राम और प्रोटॉन का 1.67 गुना 10 की घात -27 किलो, ये इनके द्रव्यमान। तो यह अपनी 3 विधियां थी, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और विद्युत प्रेरण द्वारा।